को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 14वां भाग लेकर। उसने गंभीरता से कहा, संबंधों में असत्य झूठ आड़े आए तो वे बिगड़ जाते हैं। वर्षा ने तो पहले ही दिन मुझे अपनी कमजोरी बता दी थी। यदि झूठ बोलती, उल्टी सीधी बात करती तो शायद मैं उखड़ जाता। वर्षा ने इन 7-8 महीनों में मुझे जो प्यार, देख रेख, ईमानदारी दी, उसे भुलाना स्वयं को जहन्नुम में डालना ही है। 2 अच्छे मित्र ढंग से जीवन पर्यंत जीते हैं। यहाँ न कोई लालच है, न षड्यंत्र है। वर्षा स्वयं धनी है, उसके खाने पीने में सादगी है। इतना अच्छा गाती है, कलाकार है। अब ऐसा कौन सा गुण है जो उसमें न हो और मैं आलोचना करूं? शराब ने मुझे ही अंधा कर दिया है। आश्चर्य है कि वर्षा उसे सुधारने हेतु पुस्तकें पढ़ती है। मैं तो खुश हूँ, माँ बहुत संतुष्ट। बस कांता जैसे ही खन्ना सा को पता लगा तो वे आग बबूला हो गए। मेरे बेटे की कोई संतान नहीं होगी। वे समधी को कोसने व वर्षा को तलाक देने की बात करने लगे। वर्षा उनके पैरों पर गिरकर रोती रही, पर वे न पसीजे। लेकिन जब 8 माह वे वर्षा की सेवा प्रेम से खुश हो गए तो चुप हैं। अब मैंने उन्हें सुझाव दिया कि बीच के बेटे सुरेश की को दूसरी संतान वह भाई को देने के लिए सहमत है। मैं तो आज ही उसके साथ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। सही निर्णय है टीटू का। जो व्यक्ति मानसिकता से सदाचारी, निष्ठावान है, उसके प्राकृतिक दोष हेतु उसे सजा देना अनुचित है। जब टीटू ही सहमत है तो हमें उसको इस निर्णय हेतु सम्मान देना चाहिए, ना कि नफरत। संतान की अच्छी परवरिश हो, यदि वह पाली हुई भी हो, तो भी परिवार में खुशहाली ही लाएगी। आप तो वर्षा को भी कभी कभी जनता मंच पर ले आया करें। हाँ, वर्षा तार व रुई के कपड़े से खिलौना बनाना सिखा देगी। ठीक है, मैं एक छोटी मोटी फेल में खिलौनों व मंगरू की आदिवासी पत्नी के बनाए बर्तन, फ्लावर वाज भी रख दूंगी। इस जनता मंच से शॉप से जो इनकम डोनेशन आएगा, उसका उपयोग जनता हित में ही होगा। सच कहती हैं, शरीर सुंदर हो पर पति को झगड़ालू स्वार्थी पत्नी मिली हो तो भी सामंजस्य व प्रेम न होने पर दोनों सहवास के बावजूद खुश न होंगे। हाँ, वैसे भी अच्छे प्राणी हैं। गुणों में वर्षा अधिक क्रमांक लाती है। शेष निर्णय तो पति पत्नी का ही होता है। कहावत है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। चलती हूँ नमिता जी, मिलते हैं जनता मंच में। ठेकरी पर कब्रिस्तान में बैठे बूढ़े हरनाम सिंह बार बार आंसू पोंछते बड़बड़ा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में पास हूँ, सफल हूँ या फेल हूँ, असफल हूँ। अंदर से गंभीर आवाज़ आई, तुमने यदि बैरक खरीदी, अंग्रेज मित्र से संबंध बनाए तो ये एक जीवन क्षेत्र को दुरुस्त रखने का विचार था। तुम धनाढ्य बने तो अपनी बुद्धि के बल पर बने, किसी से भी किसी को लूटा या ठगा तो नहीं। आज यदि तुम्हारे पास रुपए नहीं होते तो तुम क्या अब्दुल्ला या मनोज ड्राइवर को रख सकते थे? धन के कारण ही तुम अपना बुढ़ापा आराम से बिता रहे हो। वैसे तुम्हारे दोनों बेटे तो अब भी सलीके से तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। मंजीत व कुलदीप तो औपचारिकता ही बरतते रहे। अब तो पोते विष्णु व अमर भी अपने अपने पिता के हिस्से की देख रेख करते हैं। दोनों शाम को अपने हाथों से तुम्हें रस पिलाते हैं। तुम्हें पीड़ा यह है कि ये सब हृदय से नहीं, औपचारिक है। तो ठीक है, उन दुर्भाग्यशालियों में से तो नहीं जो वृद्धावस्था में अपने माता पिता को नकार देते हैं, उनकी मृत्यु चाहते हैं, जैसा पंडित विजय शुक्ला के साथ घटा। उन्होंने संतोष की सांस खींची ही थी कि अब्दुल्ला व मनोज ने आकर उन्हें सहारा दे दिया। चलें घर। हाँ, हरनाम सिंह के पोतों ने अपने अपने घरों के पीछे की खाली जमीन पर अमर परिसर विष्णु विलास नामक 2 विवाह हेतु ठहराव व पार्टी हेतु स्थान बना लिए। ठहराने के लिए AC 6 कमरे, डिनर रूम व लॉन भी पार्टी हेतु बंदोबस्त था।
उस समय ऐसे परिसर क्रम थे, इसलिए विवाह तिथियां निकलते ही दोनों परिसर भरे रहते। सुबह शाम का ताज़ा बढ़िया भोजन भी प्लेट में हरिनाम सिंह खाते। जोड़ों को आशीर्वाद दे लान में बैठ भीड़ ताकते रहते। वे जिंदगी तो जीने लगे जब तक उनका अंत न होगा। अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा गिनते ही वे ऊपर चले जाएंगे। विजय के दोनों बेटों ने विवाह नहीं किया। माँ व बहन निकल जाने से दोनों रोज अंडे मुर्गा खाते, खूब सोते। छोटे मयंक को डॉक्टर ने बता दिया कि वह शादी योग्य नहीं है। मयंक ने भी स्वीकृति दे दी। हाँ सर, अब समय आ गया है कि मैं स्वीकार करूं कि मैं गे हूं। कल ही मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूं। मेरे लिए मेरी पे ही पर्याप्त रहेगी, लेकिन अजय भैया माँ व बहन हिस्सा भी उन्हें ही देना चाहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने पिताजी की ज़मीन बिल्डिंग सब बेच दी। कुछ इमारतों में शराब की दुकानों को महंगे किराए पर चढ़ा दिया। अब वे अकेले ही 10 करोड़ के मालिक हैं। मैं तो गे क्लब से जुड़ा हूँ, अकेलापन नहीं। पर वो तो अकेला है, सुधरता नहीं। उसके लिए न माता न रिश्ता न बाप उसके लिए न माता और न कोई रिश्ता। बाप भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपए क्या वो खाएगा? अजीब है तुम्हारा भाई। वैसे भी हार्ट पेशेंट हो गया है, मेरे से भी अधिक मरियल है, पर रुपए की हवस नहीं जाती। अन्यथा माँ व दीदी अलग नहीं होती। माँ ने तो कोर्ट में अपने हक का भाग मांगा है। देखो आधा तो उसके हिस्से में चला जाएगा। अच्छा होता राजी खुशी से सब साथ रहते। जिन लोगों को ईश्वर व कर्म फलों से भय नहीं होता, वैसी ही जिंदगी जीते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी तो मुझे पुनर्जन्म व कर्म थ्योरी पर तनिक भी विश्वास नहीं होता। बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? काल व समय परिवर्तित होते समय देर नहीं होती। हम हतबुद्धि रह जाते हैं और कल्याणकारी शक्ति भीतर पनपती रहती है, तो वह अंत तक हमें अकेलेपन व निराशाओं से बचाती है। मैं अन्य डॉक्टर जैसा डॉक्टर ही हूँ। मुझे पैसा लेना अच्छा लगता है, पर मैंने एक कसम अपने डॉक्टर पिता के विश्वासानुसार खाई कि मैं अपाहिजों बूढ़ों के साथ अन्याय नहीं करूँगा। इस क्षेत्र में मेरी कल्याणकारी निष्ठा मुझे ना तो निराश होने देती है, ना ही अकेला अनुभव होने देती है। तुम इस विषय में सोचना। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हाल ही में मेरी छोटी बुआ को आ गई आपातकालीन परिस्थितियों के कारण कुछ रुपए की मदद चाहिए थी, तो अजय ने भी मुझे ही ये काम सौंपा। जिस समय प्रारंभ में अनमनेपन से मैंने रुपए दिए, तो एकाएक मेरे मन में एक विचित्र सी प्रसन्नता हुई। ये मदद तो मैंने अपनी फूफी को दी। अब मेरा मन करता है कांता बहन व माँ को भी उनका जायदाद का हिस्सा सौंप देना चाहिए। पर अजय तो हठीला है, वो मुझे ऐसा ना करने देगा। वह मेरे कमज़ोर शरीर पर हाथ भी उठा सकता है, इसलिए मैं चुप हूँ। ये आपका निर्णय है, पर सत्य हेतु किसी से भी नहीं डरना चाहिए बेटे। मयंक मन महसूस कर विचारों में उलझा हुआ लौटा व आकर सो गया। इतना तो अब घर से बाहर रहकर समझ गया है कि जो व्यक्ति कपट, चालाक या षड्यंत्र से जीतता है, वह विजयी कहलाता है। अब जब तक कोर्ट अपना निर्णय नहीं सुनाता, तब तक तो माँ व कांता जीजी को संघर्ष ही करना है। भले ही वह उचित है कि उन्हें अपना जायदाद का हक मिलना चाहिए। अब अजय इतने बड़े घर में क्या रुपए खाकर खुश रह सकता है? मैं तो शारीरिक रूप से अधूरा हूँ, पर अजय तो पूरे हैं। वह अपनी उदंडता व लालच के फंदे में जी रहा है, तो वह घुट घुट कर इसी जिंदगी में वह भी पास या सफल है क्या? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसे जीवन स्तर को ऊंचा रखने हेतु खुशहाल तो कह सकते हैं। अब फेल में भोला या मंगरू, अब्दुल्ला, जुबेर, रमेश, सोलंकी, शिव चमार, कालू आदि ये सब शांति की खोज में जीना चाहते हैं। वे बड़े तो बनना चाहते, पर मात्र रुपए से ही बड़प्पन को परिभाषित करते हैं। कुछ विशिष्टता या मानव मूल्य, अच्छाई का अर्थ समझने व खोजने में असमर्थ हैं। जमीन पर खड़े हों वे आकाश या आसमानी सपनों
का मायने ही नहीं जानते, उनमें घुसना निकलना, ऊंची उड़ान का अर्थ वे कैसे समझेंगे? उस पर नैतिकता, निष्ठाशील, संरक्षणशील सुरक्षा का वे क्या अर्थ समझेंगे? क्या वैज्ञानिक युग है? क्या मुख्य धारा आधुनिकता जैसे बड़े बड़े शब्दों व उनके अर्थ को वे नहीं समझ सकते? उन्हें सुबह उठते ही चाय व दूध, बाद में रोटी प्याज की चिंता में ही जीकर फेल जिंदगी जीनी है। इसकी पूर्ति ना हुई तो वे मारने काटने चोरी रास्ता अपनाने को अपना सरल मार्ग समझते हैं। परिणाम की उन्हें चिंता नहीं। कानून को चकमा देने के उपाय में वे प्रवीण हैं। भोला, रफीक, सोलंकी, शिव, मंगरू जैसे कुछ हैं तो फेल पर पास होने के लिए नैतिकता, ईमानदार राह को अपना रहे हैं, पर ये प्रतिशत कितना है? अब नमिता की बहू वर्षा ने मंगरू की पत्नी पन्नों के साथ एक फेल की सड़क किनारे छोटी सी दुकान खिलौने व मिट्टी के सुंदर बर्तनों की खोल ली। ये दुकान जनता मंच के पास है, इसलिए यदा कदा कांता, सुमित्रा, उपेंद्र, पंडित गोपाल वहाँ आकर बैठ जाते हैं। उस दिन गोपाल ने कहा कि संस्कृत से पेट पूजा तो होती नहीं, अब हम क्या करेंगे? कुछ तो करता हूँ। प्रथम तो आपके व जनता मंच के साथ फेल में सुधारात्मक कार्य करूँगा। दूसरे, आजकल एक गुरुकुल खुला है, वहाँ कम आय में भी संस्कृत बच्चों को पढ़ा सकूँगा। सो हो जाए पेट पूजा। इन सब में पास होने के नंबर तो मंगरू व भोला को मिलने चाहिए। कांता ने कहा, है तो बात सही, अब मेरा नंबर भी लग जाएगा। गोपाल हंसा। महत्वाकांक्षाएं तो पैदाशी ही मनुष्य में रहती हैं। जीवन हम सबका एक चक्रव्यूह है जिसमें हम छटपटाकर भी निकल रहे हैं। मैं संतरी व पत्नी कारीगरी करती है। देवा जेल से घर न आए, ये प्रबंध मैं कर चुका। जेलर साहब ने बताया कि वह फेल ही फेल है। जन्मजात उनकी गंदी आदतें जा नहीं रहीं। मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे उसे कहाँ से क्यों उठा लाया। मंगरू ने शांति से कहा। भोला ने हंसकर कहा, मुझे तो है फोटोग्राफी का शौक। रेत खनन पर मुझ पर मार भी पड़ी, पर अब मौका मिला है तो अपराध को नंगा करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। सच दीदी, थोड़ा भी मुझे फोटोग्राफी का वातावरण मिला होता तो मैं कुछ करके दिखाता, तब मेरी प्रतिष्ठा बहुत होती। मेरी तो स्थितियां ही गुत्थी रहीं, तो ड्राइवरी के अतिरिक्त कुछ न कर सका। सविता नैना के साथ बस जिंदगी ठीक ठाक बह रही है। सोलंकी ने सिर खुजाया। मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। निरक्षर व्यक्ति की कुछ सीमाएं तो रहती ही हैं। न शिव ने कुछ आंसू टपका दिए। माँ रमेश ने आते ही कहा, भगवती, मीना, शेफाली, कालू, भूरा, इनमें संस्कार नहीं है और अपनी असभ्यता, जड़ता एवं क्रूरता को ही अपनी विशेषता ही मानते हैं। वैसे तो हम सब में कमजोरियां हैं, पर शेफाली, मीना तो सीमा पार कर चुकी है। वे अपनी इस हीन प्रवृत्ति को ही अपना गुण मानती हैं। रमेश बहुत गंभीर थे। देखा जाए तो मानवता के हिस्से में ये सब फेल हैं। किसी के पास इसका छोटा सा भी प्रतिशत नहीं है। हमारा भी एक वर्ग है रमेश भाई। जुबेर में कला, सुमन, सरला सामान्य है। एससी में कई सुविधाओं के कारण पास नहीं हुए तो साधारण से शिक्षक ही बन गए, पर पूरी तरह नैतिकता में फेल नहीं है फेल। रफ़ीक तो माँ पास के करीब है। जरी टोपी बनाई, अच्छे कबाब बनाए, वह फातिमा व जमीला को मदद दी, मानवता के किनारे तक जा पहुंचा। वैसे राम सिंह अच्छा कारीगर है, सुबोध मेहनत कर रहा है। सखा राम जैसे व्यक्ति हैं, वो जूली को ब्याह रहे हैं। सीता मैडम, नमिता जैसी बहु प्रतिभा वाली नारियां भी हमारी मार्गदर्शक हैं। तो हम कम से कम जानवर नहीं, इंसानों का चोला तो पहने हैं और अपनी बुद्धि को भी तेज कर रहे हैं। पंडित गोपाल ने भी अपना मत दिया। वर्षा की लाई, मठरियाँ व बर्फी सब खा प्रसन्न हो तितर बितर हो गए। 2 माह बाद ही मनोज का मन नहीं माना तो वह पोहा व जलेबी ले मीना से मिलने जेल पर गया। वह उसके हाथ पकड़ फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे जैसा साधारण व्यक्ति तो मुझे जेल से बाहर नहीं ला सकता। सॉरी, तेरी मदद तो भगवान ही कर सकता है, पर वो भी तेरे कारनामों से नाराज ही होगा। मीना पुनः रोने लगी तो उसने देखा कि मनोज की आंखें भी छलछला रहीं। वह आंसू पोंछ अपने वाड़े की कठोरता से सांस खींचने लगी। गुड़ी पड़वा की शुभ बेला में सुमित्रा ने पोरन पूरी बनाई।
खाते समय बेटी कांता ने पूछा, कांता तुम बहुत समझदार व मेरी नेक बेटी हो, पर तुम्हारे भविष्य हेतु मैं चिंतित भी तो हूँ। तुम शादी कब करना चाहती हो? कोई लड़का भी तो अच्छा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि शादी करना अनिवार्य नहीं। अभी मैं शादी करने की मना स्थिति में नहीं हूँ। अब मेरी अपने वकील जीत से बात हुई। उनका विचार है कि हम अगले माह तक केस जीतेंगे। आप तो जानती हैं कि हमने जेवर, कपड़े व अयाशी हेतु तो ये पिता की कमाई जायदाद से अपना हक नहीं मांगा। हमें उपेंद्र जी के साथ एक बड़ा पारमार्थिक ट्रस्ट पिता आदि के नाम से बनाना है। इसकी एक शाखा हमने फेल में खोली, पर ये कई क्षेत्रों के लोगों की मदद करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, कला आदि सब में। कांता गंभीरता से बोली, फिलहाल इसी कार्य में व्यस्त रहूंगी। ऐसा भी कोई मत नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगी। मेरे विचारानुसार कोई भी व्यक्ति यदि टकरा जाएगा तो शादी भी कर लूँगी। मेरी दूल्हा के सामने एक शर्त होगी कि वो मेरी माँ को मेरे साथ रहने देगा। वह भी जैसा माँ चाहेगी वैसा वो रहेगी। वैसे तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि सुमन की लव मैरिज हो रही है। हाँ माँ, कला के चचेरे भाई यज्ञ ने सब जान कर भी समझ सोच उससे विवाह का निर्णय लिया है। वो भी शहर के वैष्णव कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही किसी यज्ञ को ईश्वर यहाँ भी भेज देगा। कुछ दिन ठहर जाओ। कांता हंसने लगी। सुमित्रा या कोई साधारण जन ये नहीं समझ पाता कि बच्चे के संरक्षण में माता पिता का सम्मिलित प्यार व संरक्षण कितना आवश्यक है। कांता को सुमित्रा ने उसकी उम्र में वह प्यार दिया जो उन्हें उसे देना था, अपितु वे बेटे को लड़ियाती रहीं। कांता को सुमित्रा ने उस उम्र में वह प्यार दिया जो उसे देना था, अपितु वे बेटे को लड़ियाती रहीं, ठीक एक निरक्षर महिला की भांति। बेटों ने जब उन्हें अपमानित किया, तन मन से कचोट उठी। उन्हें तो किसी प्रकार भी विजय बेटों ने जब उन्हें अपमानित किया, तन मन में वे कचोट उठी, तो उन्हें किसी भी प्रकार विजय को विदेश ले जाना चाहिए था। अब कांता के सामने माता पिता का एक रिश्ता ही रहा। माना कि विजय का रेखा से संबंध गलत था, पर यदि सुमित्रा थोड़ा सा धैर्य रखती तो शायद कर्तव्यशील विजय रेखा की देख रेख करते, पर खुलेआम पत्नी को नकारते भी नहीं। कांता की नानी ने 3 बेटियों को जन्म दिया। कांता की नानी ने 3 बेटियों को जन्म दिया, पर बेटा न जन्मा। बस इसी बात पर नाना ने एक गरीब छोटी लड़की को ब्याह लिया। यद्यपि पहली पत्नी मर गई, दूसरी ने भी एक बेटी ही जन्मी। इसी तरह लड़कों को ही वंश का अधिकार देना आधुनिक विचारों वाली कांता को पसंद नहीं था। उसने दिमाग में ठोस सोच रखा था कि वह विजय का नाम चलाएगी। उनके नालायक बेटे नहीं, ईश्वर ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। वह मुकदमा जीत गई। तनकर वकील व जनता मंच के साथ भाइयों के पास पहुंच अपने भाग के लिए मांग की। बहुत जद्दोजहद के बाद भाइयों ने सबसे छोटा मकान उसको व माँ को दे दिया। हाथी मरे तो भी 1.25 लाख का होता है। वह मकान भी 1 करोड़ रुपए में बिका। कांता ने राहत की सांस खींचकर अपना ट्रस्ट बनाया। उसका नाम रखा श्री विजय सुमित्रा कांता पारमार्थिक ट्रस्ट। ट्रस्टी में उपेंद्र, नमिता, वर्षा, विष्णु, गीता जैसे व्यक्ति रखे गए। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए कि वे जो विजय के लिए नहीं कर सकी वह बेटी ने कर दिखाया। माँ नेक, हौसला व शुद्ध जीवन ही कल्याणकारी कार्यों का रोल मॉडल है। हरियाणा की खाप पंचायतें बेटी होते ही उसे मार देती हैं। एक माँ ने मना किया तो उन्होंने उसके मुंह में जूता ठूंस दिया। महिलाओं पर समाज ने अपने अपने तई जितना अन्याय किया, पर अब इस युग में लड़की सशक्त स्थितियों में है। कानून, परिवार सब उसके बराबर का हक देते हैं, भले ही वह स्वयं न भोगे। अचानक उपेंद्र अपने कमरे से बाहर कांता से बोले, तुमने इतनी सारी बढ़िया बातें कहाँ से सीखी? अपने पिता व उनके पुस्तकालय से। कांता मंद मंद मुस्कुराने लगी। अचानक कांता ने नज़र उठाई तो उसे आज प्रथम बार उपेंद्र की दृष्टि में एक ऐसा भय दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा। कांता की तेज नज़र से बचे उपेंद्र सीधे शाम को टहलने हेतु निकल गए।
कांता से उपेंद्र 20 वर्ष बड़े हैं, पर उम्र व प्यार के उगने का कोई कारण तो होता ही नहीं, न ही उसे किसी गज से नापा जा सकता है। हाथ में पकड़ा गुलाब मौन रहकर भी कह सकता है कि मैं प्रेम के लिए हूँ। हाथ में तलवार लिए इंसान भी नहीं समझ पाता कि वह कब प्रेम हेतु तलवार उठा लेगा। कांता ने चाह कर भी पूरी रात एक अनामी युद्ध से लड़ाई लड़ी। सदैव की भांति प्रातःकाल की चाय पीते उपेंद्र अपना चेहरा अखबार से ढाके रहे। तभी सुमित्रा की ढूंढी रक्कोबाई आई और पैर पसार उसने गुटखा खाया और बोली, मैडम, मुझे ये समझ आए कि फेल की सारी कामवालियाँ ढंग से काम तो क्यों ना करें, ऊपर से जिस मालिक का नमक खाएं उसी के बारे में उधेड़ बुनकर ऐसी तैसी करती हैं। मालिक की नकल, बाई मैडम की नकल। तुम ऐसा नहीं करती, कांता ने पूछा। ना ना ना, मैं ऐसे ही बदनुमा मजलिस में शामिल नहीं होती। मैं अलग ढंग से सोचती हूँ, परंतु ये सब मुझे झूठा बदनाम जरूर करती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि यदि काम चोरी न कर दो काम ज़्यादा करो तो अपने घिसते तो नहीं हैं हाथ। मैं जब सुमित्रा मैडम के सूजे पैरों पर तेल मलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैडम भी उस दिन मुझे कुछ न कुछ खास खाने को देती हैं। वह मुस्कुराकर देखती हैं। अब नौकर मालिक का संबंध भी तो चोली दामन का है। दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, तो क्यों न दोनों प्यार से रहें। छोटी सी बात पर यदि मालिक ने कभी कुछ कह भी दिया तो हमें शेफाली भगवती जैसी बतरखोरी नहीं करनी चाहिए। उनकी जैसी बाइयाँ जबान चलाती हैं, मुंह जोरी कर मालिक को नाराज़ करती हैं, उस पर मालिक से दिवाली होली पर इनाम की आशा करती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 14वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।